हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट करमशिला आईएएस। डियर फ्रेंड्स, आज हम 18 अप्रैल 2020 न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। आज के दिन द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट, आज हम हेल्पिंग ए लेंडिंग हैंड, आरबीआई ने कुछ डिसीजंस लिए हैं इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए। सेकेंड न्यूज़ है आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अल नीनो प्रभाव क्या होता है। थर्ड रहेगा आज का न्यूज़ 10th शेड्यूल एथिकल पॉलिटिक्स। एंड फोर्थ रहेगा टॉपिक्स इन शॉर्ट्स, जिसमें एनबीएफसी, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, इन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन। अब देखते हैं कि हम कहाँ से टॉपिक्स आज के लिए हैं। तो फर्स्ट है पेज नंबर 1 पे, आरबीआई टू पंप इन 1 लाख करोड़। तो इकोनॉमी में लगभग 1 लाख करोड़ का आरबीआई करेगा। तो इससे संबंधित हम पूरा एडिटोरियल का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर एडिटोरियल भी है, हेल्पिंग ये लेंडिंग हैंड, ये भी आरबीआई से रिलेटेड एडिटोरियल है। यहाँ केरला से संबंधित काफ़ी कोविड-19 के बारे में लिखा गया। हमने ऑलरेडी कई स्टेट्स के बारे में पढ़ा है। सेम है कि राजस्थान के बारे में पहले भीड़ वाला मॉडल हमने पढ़ा था, उसके बाद आंध्र प्रदेश का मॉडल पढ़ा था। केरला में भी सेम वैसे ही किया जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल फिक्सेस एंड द नीड ऑफ एथिकल पॉलिटिक्स, यहाँ पर 10th शेड्यूल से रिलेटेड ये काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। अगर इस एडिटोरियल को कहें तो 5 स्टार एडिटोरियल है और इसको हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आईएमडी, ए सीजन ऑफ चेंज एंड एल नीनो प्रभाव से संबंधित आर्टिकल है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर ग्राउंड जीरो एडिटोरियल तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमारी यूपीएससी में इस पर पॉइंट्स भी निकल सकते हैं। और हमेशा एग्रीकल्चर से संबंधित पॉइंट्स रहते हैं, जिसमें मार्केटिंग की समस्या है, कभी बारिश नहीं होती है। तो उन सभी टॉपिक्स को, उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया गया, तो एक बार पढ़ सकते हो। अदरवाइज ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। कोविड-19 को लेके एग्रीकल्चर क्या इफेक्ट हो रहा है, इस पर हम एक बार पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो पढ़ने की जरूरत वैसे नहीं है। एनबीएफसी गेट 50,000 करोड़ लिक्विडिटी बूस्टर, तो इसके ऊपर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर फर्स्ट, हेल्पिंग ए लेंडिंग हैंड। फर्स्ट, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको पीडीएफ मिलने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप में मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। लिक्विडिटी, तरलता। तरलता का मतलब क्या होता है, काफ़ी टाइम हम न्यूज़पेपर में देखते हैं लिक्विडिटी, इसका मतलब होता है कि मार्केट में जो पैसा है वो कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा मार्केट में पैसा रहेगा, लिक्विडिटी का मतलब उतना ही ज़्यादा रहेगा। बैंक में हाथ में पैसा है तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं मेरा एग्जांपल लूँ, मेरे अगर पॉकेट में 500 रुपीज़ है और उसकी जगह अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हो जाए पॉकेट में, तो लिक्विडिटी क्या होगी, बढ़ गई। बस यही है कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी का। अब हाल ही में आरबीआई ने निर्णय क्या लिया है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। इसके तहत 50,000 करोड़ रुपए बैंक्स को 1 से लेकर 3 वर्ष की अवधि के लिए रेपो रेट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। जनरली क्या होता है कि जब भी रेपो रेट पर उपलब्ध करवाया जाता है तो कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए दिया जाता है पैसा, या तो 1 नाइट के लिए या 1 महीने, 7 डेज, 21 डेज ऐसे। तो उसमें रेपो रेट हमेशा बैंक से कम ली जाती है आरबीआई के द्वारा। लेकिन जब लंबे टाइम के लिए पैसा दिया जाता है तो रेपो रेट से कहीं ज़्यादा पैसे पर, ज़्यादा ब्याज दरों पर पैसा दिया जाता है। लेकिन चूंकि हमारे जो इकोनॉमी है इसमें पैसे की भी कमी है, इसलिए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में भी रेपो रेट पर ही पैसा दिया जाएगा। और टारगेटेड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बैंक के पास ये जो लिक्विडिटी रहेगी इससे उधार दे सकती है एनबीएफसी को और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, छोटे छोटे लोन देने का कार्य करती है, ऐसे इंस्टीट्यूशन को माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, छोटे कुटीर उद्योगों के लिए दिया जाता है। एनबीएफसी बैंकों के समान ही काम करती है, बट यहाँ पर हम डिमांड डिपॉजिट जमा नहीं करवा सकते, ये सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते, करंट अकाउंट नहीं खोल सकते। और इसके ऊपर एक अच्छा हमने वीडियो बनाया है, तो वो आप देख लेना। रिवर्स रेपो रेट, ये 4% से इसमें 25 बेस पॉइंट कमी करके 3.75 कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि बैंक, पहले क्या होता था, अगर उसके बैंकों के पास अतिरिक्त पूंजी है तो आरबीआई के पास जमा करा देते थे, क्योंकि आरबीआई उनको ब्याज देता था। लेकिन अब जब ब्याज की दरें कम कर दिया आरबीआई ने, तो लोग आरबीआई के पास नहीं रखकर बैंक्स क्या करेगी, उस पैसे को लोगों में बांटेगी, क्योंकि आरबीआई से लाभ कम मिलेगा बैंकों को, जबकि लोन बांटने से ज़्यादा लाभ मिलेगा।
वेजेस एंड मीन्स एडवांस 30% से 60% कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे मेन है, यूपीएससी पूछ सकता है कि वेजेस एंड मीन्स ये आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए है, और इसके में आरबीआई कर्ज उपलब्ध कराती है इनको। तो अब चूंकि कोविड-19 को लेकर कई राज्यों में ये कहा गया कि हमारे पास पैसे की कमी है, तो आरबीआई ने उनका जो दायरा था 30% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। अब कर्ज लेने की जो उनकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। एनपीए, पहले 90 दिन में अगर आपने जो पैसा लिया है बैंकों का, आज मुझे कोई किस्त चुकानी थी, मैं 90 दिन तक, आज से लेकर 90 दिन तक नहीं चुकाया हूं, तो मेरा अकाउंट एनपीए हो जाता था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मीन्स बैंक की वो एसेट, संपत्ति जो परफॉर्मिंग करना मीन्स जिस पर ब्याज आना बंद हो जाए या फिर जो उसका पैसा ही डूब जाए, तो क्या है, नॉन परफॉर्मिंग। 90 डेज की जगह इसको 180 डेज कर दिया गया। साथ ही में एलसीआर, लिक्विडिटी कवरेज रेशो, ये क्या होता है? बैंक जब पैसा देती है तो लगभग 30 दिन जो पैसा देती है उस पैसे के बराबर बैंक्स को अपने पास लिक्विडिटी रखनी पड़ती थी। मीन्स या तो सोना चांदी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, ताकि अगर ग्राहक का पैसा डूब जाता है तो उन 30 दिन के पैसे के बराबर जो आपने लिक्विडिटी रख रखी है उससे उसकी भरपाई की जा सके। तो ये 100% था 30 दिन का। 30 दिन में जितना पैसा गया है उसके बराबर 100% रखना था। अब उसको घटाकर आरबीआई ने कितना कर दिया है? 80%। तो अब बैंक के पास उतना पैसा नहीं रखना पड़ेगा, तो बैंक के पास उतना पैसा खुद के पास अब नहीं रखना पड़ेगा, तो कर्ज वितरण के लिए अतिरिक्त पैसा बैंक्स दे सकेगी लोगों को। सेकेंड टॉपिक है आईएमडी एंड अल नीनो, द हिंदू के पेज नंबर 6 का थोड़ा सा छोटा वाला एडिटोरियल है। अल नीनो आप 16 अप्रैल का जो दैनिक जागरण है उसका टॉपिक नंबर 1, उस पर मैंने बहुत अच्छे से डायग्रामेटिक इसको समझाया, तो माय डियर फ्रेंड्स वहां पर आप इसको देख लेना। सेकेंड टॉपिक है आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विभाग। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत ये काम करता है। इसका कार्य क्या है? मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग, और भूकंप के लिए भी काम करता है कि भूकंप कब आएगा या कब आ सकता है, कितनी रेंज में आया है। तो सीधा स्टेटमेंट यूपीएससी बना देगा कि ये भूकंप के लिए भी काम करता है, तो हमको लगेगा नहीं ये तो केवल मौसम के लिए है, तो भूकंप का कोई लेना देना नहीं है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली। सॉल्यूशन, इसके जो स्टेशन है वो इंडिया और अंटार्कटिका, यहां से भी एक पॉइंट बनाकर दे सकता है। ये इसरो के साथ मिलकर काम करता है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रिमोट सैटेलाइट सिस्टम, इनके साथ मिलकर ये मौसम का काम करता है। इसने एक प्रोग्राम चलाया था, सिस्टम ऑफ एरोसोल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, जनवरी 2016 में, जिसका मेन काम था कि एनवायरनमेंट में जो ब्लैक कार्बन है उसकी स्टडी करना कि कितना ज़्यादा है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी के लिए इसने समर एक प्रोग्राम चलाया था। थर्ड नंबर का टॉपिक है 10th शेड्यूल, एथिकल पॉलिटिक्स, द हिंदू के पेज नंबर 6 का पूरा एडिटोरियल। 10th शेड्यूल, इसको दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, और ये लागू होता है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के सदस्यों पर। कार्यकाल किसका था जब ये लाया गया? राजीव गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थे। और ये हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है जैसे घोड़ों की हम खरीदारी करते हैं, उसी टाइप से पार्टियां आपस में सदस्यों की खरीदारी करती है, विधायक हो या एमएलए हो या फिर एमपी हो इनकी। ये क्या कहता है 10th शेड्यूल कि किन किन आधारों पर किसी भी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, मीन्स उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो अगर वो स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल का त्याग कर देता है, जिस राजनीतिक दल से अगर कोई बीजेपी का सदस्य है और बीजेपी की टिकट से लड़के आया है, बाद में जीतने के बाद अगर वो खुद से उसको बीजेपी की सदस्यता त्याग देता है तो उसकी जो सदस्यता है वो चली जाएगी। सेकंड, अगर किसी पार्टी ने कोई निर्देश दिया है कि आपको कहाँ वोट देना है, अगर वो सदस्य नहीं मानता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। मीन्स सदस्यता कहाँ से जा रही है? पार्लियामेंट से, एमपी से या विधायक से। अगर निर्दलीय सदस्य है, कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है बनने के बाद, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। और मनोनीत सदस्य अगर 6 महीने बाद कोई पार्टी ज्वाइन करता है, अगर 6 महीने से पहले कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 6 महीने के बाद अगर पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन कहा गया है कि इस राइटर के द्वारा कि जो 10th शेड्यूल है उसमें रिजिग्नेशन मीन्स जो कोई अपने पद से इस्तीफा दे देता है, जैसे विधायक पद से इस्तीफा दे दिया या एमपी से इस्तीफा दे दिया, तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अब कर्नाटक का मामला देखते हैं। वहां 17 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था स्पीकर को, और स्पीकर ने क्या क्या निर्णय लिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया।
उनका इस्तीफा जो था उसको मान लिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि अब से आप विधायक नहीं हो। दूसरा, उन्होंने बचे हुए कार्यकाल के लिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि बचा हुआ कार्यकाल अगर 3 साल बचा हुआ है तो आप दोबारा विधायक नहीं बन सकते और आप कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख अलग रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिस्क्वालीफाई किया था स्पीकर ने, उसको तो मान्यता दे दी, बट इलेक्शन नहीं लड़ सकता और बचे कार्यकाल के लिए डिस्क्वालीफाई करना, इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था कि स्पीकर डिस्क्वालीफाई का निर्णय ले सकता है, बट स्पीकर ये निर्णय नहीं ले सकता कि चुनाव कोई लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। डिस्क्वालीफाई की अवधि कितनी होगी, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर नहीं ले सकता है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 1992 में एक याचिका दायर की गई थी 10 शेड्यूल को लेकर। उसमें कहा गया था कि फ्री स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, जो 19(1)(a) जो हमारा संविधान में मूल अधिकार है उसके तहत, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स संसदीय लोकतंत्र, ये दोनों बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। भारतीय संविधान के मूल, जो संविधान का मूल भाग है, मूल भावना या मूल संरचना का पार्ट है, जो केशवानंद भारती 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि संसद किसी भी लॉ में या संविधान में चेंज कर सकती है, लेकिन संविधान के कुछ मूल भाग हैं, मूल तत्व हैं, उनमें वो चेंज नहीं कर सकती। तो यहाँ जब याचिका दायर की गई थी तो इन दोनों को कहा गया कि ये भी संविधान के मूल भाग आपने कहा था, लेकिन यहाँ पर इसका उल्लंघन हो रहा है। तो ये केस का नाम दिया गया कि होतो होलोहान वर्सेस जाचिल्यू 1992। सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या डिसीजन रहा? 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता को बरकरार रखा कि ये सही है, बोलने की स्वतंत्रता और संसदीय लोकतंत्र को कहीं नुकसान नहीं हो रहा और कोई कमी नहीं हो रही। फर्स्ट। सेकेंड, इन्होंने कहा कि स्पीकर जो भी निर्णय लेगा उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, क्योंकि जो ओरिजिनल एक्ट था उसमें ओरिजिनल एक्ट में मना किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता स्पीकर के निर्णय का, इसीलिए इसको चेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब दिनेश गोस्वामी कमेटी में ये कहा गया, उसमें सिफारिश ये की गई कि जो पार्टी में विप जारी किया जाता है कि निर्णय मानना ही पड़ेगा सदस्य को, अगर नहीं मानता तो उसकी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल उस दिशा निर्देश को, पार्टी की विप को केवल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय ही लागू किया जा सकता है, हमेशा नहीं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कब? जब कभी भी पार्टी को विश्वास मत प्रकट करना हो, उसी समय केवल विश्वास मत के लिए हमको विप जारी करनी चाहिए पार्टियों को। अगेन, और हम कह सकते हैं कि जो भी रिजिग्नेशन के आधार पर या जितना जो पार्टी जो टाइम बचा हुआ विधानसभा का या पार्लियामेंट का, उन जो बचे हुए कार्यकाल के लिए भी उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए और कुछ और रूल्स भी बनाने चाहिए। टॉपिक्स इन शॉर्ट, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज 17 अप्रैल जो लास्ट जो प्रीवियस डेट का ही न्यूज़पेपर था द हिंदू एनालिसिस का, उसका टॉपिक नंबर 2 था, जिसमें हमने एनबीएफसी को खूब अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो एक बार माय डियर फ्रेंड्स वहां देख लेना। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ये हमने जस्ट ऊपर देखा था कि जब लंबे 1 से लेकर 3 साल के लिए बैंकों को रेपो रेट पर अगर आरबीआई पैसा देती है तो उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। और टारगेटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो पैसा बैंकों को दे रही है वो चाहती है आरबीआई कि ये बैंक पैसा किसको दे? एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि जब भी एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बैंक से पैसा लेते हैं और फिर लोगों को पैसा देते हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं 2014 का यूपीएससी का। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधक विषयक संबंध मीन्स एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित कौन सी एक शेड्यूल है? तो दूसरी शेड्यूल, 5वीं शेड्यूल, 8वीं एंड 10th। तो अभी हमने जैसे देखा था 10th शेड्यूल। आप हमेशा याद रखना कि 5th जो शेड्यूल है वो एसटी एससी एरिया से संबंधित है। एसटी एरिया में राष्ट्रपति मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। 8वीं जो अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है, तो हमको याद रखना है। दूसरी अनुसूची हमेशा जो वेतन भत्ते हैं उन सभी से संबंधित है। 10वीं अनुसूची यहाँ क्या हो जाएगा? एंटी डिफेक्शन लॉ। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो बचे हुए 2 टॉपिक है एनबीएफसी एंड एल नीनो, वो आप प्रीवियस वीडियोज में जाके देख सकते हो। पीडीएफ में कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो और आप आराम से एंजॉय के साथ वीडियो देख सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज न्यू डिस्कशन।